Hello, welcome in MKJC Smart Chemistry Classes. I am Dr. MK Jain. आज हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स अगर बनेंगे तो उनके बीच की बॉन्डिंग कौन कौन सी हो सकती है और वो दो एटम्स आपस में मिलना क्यों चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो क्यों मिलना चाहते हैं। तो इन बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा यहाँ पर इनर्ट गैस का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इनर्ट गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये इनर्ट गैसेस है आपके। और इनको इनर्ट गैस कहते ही इसलिए हैं बिकॉज ये केमिकली इनर्ट होते हैं, न तो आपस में मिलते हैं और न किसी और के साथ में मिलते हैं। तो इंडिपेंडेंट मोनो एटॉमिक जो है वो पॉसिबल है ये, राइट। लेकिन एक्सेप्ट इनर्ट गैस को अगर हम छोड़ दें, राइट, अगर हम इनर्ट गैस को छोड़ दें तो आप मान के चलिए बाकी सब जो हैं वो इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं होंगे, राइट। जैसे सोडियम है तो वो सोडियम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन की तरह इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। इनर्ट गैसेस तो क्या है, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, ये इंडिपेंडेंट है। ऐसे मोनो एटॉमिक भी आपको मिलेंगे, किसी के साथ बॉन्डिंग की इनको जरूरत नहीं है। अब क्यों है? बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अपने। लेकिन इनको छोड़ दें तो बाकी इंडिपेंडेंट पॉसिबल नहीं है। वो किस फॉर्मेट में रहेंगे? वो मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में रहेंगे, राइट। तो वो जो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो डेफिनेटली एटम्स होल्ड टुगेदर बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसीलिए केमिकल बॉन्ड हमने बोला है, केमिकल बॉन्ड के कारण एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमंग देम, डेफिनेटली अगर दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिकॉज केमिकल बॉन्ड तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्ड। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनता है। दो दोस्त इसलिए नहीं मिलते हैं आपस में, दो दोस्त इसलिए नहीं बनते हैं कि एक दूसरे को वो लड़ाई करे। दोस्ती स्टेबिलिटी के लिए होती है, और जितने भी स्टेबिलिटी प्रोसेस होते हैं डेफिनेटली वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। तो केमिकल जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, है ना। और मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एनर्जी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, राइट। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस अपने आप में ये आपको बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। अब एनर्जी जब रिलीज होगी तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, एनर्जी कम हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। बिकॉज केमिकल बॉन्ड में आपको ध्यान में रखना है स्टेबिल इन एनर्जी डिक्रीजेस, ये बिल्कुल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, राइट। ये बहुत सिंपल सा आपका फंडा है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एंड आफ्टर ऑल हमने कहा कि इनर्ट गैसेस इंडिपेंडेंट पॉसिबल है, तो जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी वो एक्वायर कर लेंगे। तो हमारा जो पहला टारगेट था वो हमको इस बात को समझना था, फर्स्ट, कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है और बनेगा तो कौन कौन से अट्रैक्टिव उसके अंदर फोर्सेस होंगे, या क्यों, क्या चेंजेस आएंगे। तो ये फर्स्ट हमने कहा कि उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसको हम केमिकल बॉन्ड, अलग अलग नाम देंगे आगे जाके। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके आउटरमोस्ट शेल में उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी एटम के रेस्पेक्ट में और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड आफ्टर ऑल ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही जाएगा। नोबल गैस का मतलब ये है कि ऑक्टेट का कंप्लीट होना, राइट। तो इन ये जब एटम्स कंबाइन होंगे तो ये सब चीजें होगी।
लेकिन अब जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स वहां पर बनेंगे। तो यहां हमने इसको नाम दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कौन कौन से जो हैं वो बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर बनेंगे, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, तो पहला जो नंबर बॉन्ड है आपका, वो दो तरह के बॉन्ड बनेंगे। एक तो हम जिसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या रियल बॉन्ड बोल सकते हैं, ये इंटर एटॉमिक होंगे। इंटर एटॉमिक का मतलब इंटर मीन्स बिटवीन द एटम्स। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमने इसलिए बोला है यहां पर क्योंकि उनकी जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 200 टू 400 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन जो दूसरा वाला हम आपको बोलने वाले हैं वो है आपका वीक बॉन्ड, इंटर मोलिक्यूलर बॉन्ड, राइट। इसको स्यूडो बॉन्ड भी बोलेंगे, राइट। केवल अट्रैक्शन के कारण होगा और इस कारण से वो जो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए वो 2 to 40 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो वेरी फर्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम कभी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो पहली बात तो हम करेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, जिसको हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोला है, रियल बॉन्ड बोला है। और दूसरी हम जो बात करेंगे वो वीक बॉन्ड की, उसको हमने वीक बॉन्ड तो बोला ही है, इंटरमोलिक्यूलर बोला है और स्यूडो बोला है। स्यूडो मीन्स फॉल्स। क्लियर? और ये वीक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप में बता रहा है कि एनर्जी इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 200 टू 400 किलो जूल पर मोल चाहिए, जबकि यहाँ 2 to 40 किलो जूल चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको याद रखनी है, ये इंटर एटॉमिक मीन्स बिटवीन द एटम्स बनेंगे, जबकि ये आपका इंटरमोलिक्यूलर है, बिटवीन द मोलिक्यूल्स बनेंगे। यहां एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, यहां केवल अट्रैक्शन होगा। क्लियर? ओनली अट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इंटर एटॉमिक या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक तो आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक मेटेलिक बॉन्ड है। ये सारे वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो आपका वीक बॉन्ड है या इंटरमोलिक्यूल है, उसमें दो आपके कोर्स में आपको करने हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा वांडरवाल बॉन्ड या वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर इसको एक बार बोलता हूं। इंटर एटॉमिक या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए आपको आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। ये आगे आप आयनिक बॉन्ड का पूरे टॉपिक में देख सकते हैं। बट बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग, राइट। शेयरिंग से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर विथ अनदर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग वाला मामला हुआ। क्लियर? इससे अलग अलग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें 1 स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को देगा बॉन्ड बनाने के लिए, सेकंड स्पीसीज नहीं देंगे। ठीक है, तो ये भी लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो हो ही रही है। मेटेलिक बॉन्ड वो मेटल्स के भी, कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड यहां पर होता है। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से हैं और वीक बॉन्ड में कौन कौन से हैं। ये इंटर एटॉमिक में कौन कौन से हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, और इंटरमोलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, राइट। तो एक आइडिया आपको प्राइमरी लेवल पर आया कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब एक नई चीज और देखते हैं यहां पर, ध्यान से देखिए। बॉन्ड जब बनते हैं तो कुछ चीजें यहां पर नई नहीं होती है, उन पे हम फोकस करेंगे जो कॉमन है। तो कोज ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के कारण होगा क्या? जब दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो होगा क्या? तो हम इसको समझने के लिए एक अलग तरह से लेते हैं। इस तरफ हम एनर्जी ले लेते हैं, इस एक्सिस पे, इस ग्राफ के इस कोऑर्डिनेट पे, और इधर हम इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस ले लेते हैं, मतलब दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस।
जब वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो एटम है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। तो डिस्टेंस देखिए ज्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आप मान के चलिए मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। लेकिन वो जैसे जैसे धीरे धीरे पास आएंगे तो देखिए एनर्जी जो है वो रेगुलरली कम होती जा रही है, यहां से यहां तक चल रहे एनर्जी कम होती जा रही है, राइट। एक पॉइंट आएगा यहां पर जिस पॉइंट पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेस हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और यही वो स्टेज है जहां पर आप देखेंगे एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी, ऑल राइट। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम और मिनिमम बॉन्ड लेंथ, यही वो पॉइंट है जहां पर केमिकल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहां एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है, स्टेबिलिटी बिल्कुल मैक्सिमम है और बॉन्ड लेंथ दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है। लेकिन ये लिमिट है, इस लिमिट से अगर पास में आएंगे तो फिर एक नई चीज होगी, एनर्जी फिर मॉलिक्यूल की बढ़ने लगेगी, स्टेबिलिटी कम होगी, बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस इज मोर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम को देखने से शायद आपको मालूम चलेगा ऐसा क्यों का, क्योंकि एक एटम का ये न्यूक्लियस से, दूसरे एटम का ये न्यूक्लियस से, ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये मान के चलिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, लेकिन एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस से और एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। तो दो तरह के फोर्सेज हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं और एक रिपल्सिव फोर्सेज हैं। तो इसको हमने तीन तरह से बताया कि जब दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर तो अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव, लेकिन जब वो बॉन्ड बना लिया तो अट्रैक्टिव इज इक्वल टू रिपल्सिव, और जब इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते हैं तो अट्रैक्टिव इज लेस देन रिपल्सिव। ये एक फॉर्मूला है। और याद रखिए स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी वैसे वैसे डाउन होगी, क्लियर। तो केमिकल बॉन्ड के समय जब केमिकल बॉन्ड होता है तो ऐसे चेंजेस होते हैं, राइट। अब एक चीज हमको अभी साथ में देख लेनी चाहिए और वो है ऑक्टेट रूल, क्लियर। उस पर हमको फोकस करना चाहिए क्योंकि स्टोरी सारी वहीं से चालू हुई थी कि हर एटम इनर्ट गैस की तरह ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो हम ऑक्टेट पे फोकस करेंगे। कोसेल एंड लुइस अप्रोच है ऑक्टेट की, और कोसेल और लुइस ये कहते हैं कि हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है एंड फॉर दैट पर्पस वो अपना ऑक्टेट इनर्ट गैसेस की तरह पूरा करना चाहता है, ठीक है। और वो ऑक्टेट इसलिए कंप्लीट करना चाहता है क्योंकि ऑक्टेट के कारण ही उसकी जो है वो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलिए अब पहले इस रूल्स से देखते हैं थोड़ा सा। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केसेस है, कैसे ध्यान रखिए, उसको केवल केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ड्यूप्लेक्स चाहिए, क्लियर, ओके। ये हाइड्रोजन का अलग मामला है बिल्कुल, हाइड्रोजन एंड हीलियम वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में भी अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेते हैं, तो एनोमलस पेयर है। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज को और एलिमेंट के साथ में नहीं करते हैं, हाइड्रोजन अलग से पढ़ते हैं, हीलियम अलग से पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन और हीलियम रिक्वायर्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर टू कंप्लीट देयर स्टेबिलिटी, एक्वायर देयर स्टेबिलिटी, क्लियर। अब हम कुछ एक नया एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। और एक नया एग्जाम्पल है यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। अब इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल लिखे मैंने, BF3 3 बॉन्ड्स बनाए, इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जाम्पल है ALC 3 बॉन्ड्स बनाए 6 इलेक्ट्रॉन, BCl3 3 बॉन्ड्स बनाए, 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, BCl24। आप ये क्या देख रहे हैं, ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे हैं किसी का भी ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, किसी का नहीं है। देखिए 8 से कम इलेक्ट्रॉन है,
बट फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी ये स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं, बनते हैं। दिस इज कॉल्ड, ये एक्सेप्शनल केस है, और इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल या कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑक्टेट। क्लियर? क्योंकि 8 से कम है फिर भी ये पॉसिबल है, इसलिए इसको बोला है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑक्टेट, राइट। अब हम थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देते हैं, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, PCl5 5 बॉन्ड्स 10 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड्स 12 इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड्स 14, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन से बट स्टिल दे आर स्टेबल, एग्जिस्ट करते हैं, इसको भी एक्सेप्शनल केस बोलते हैं, और ये है आपका एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर? एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। आगे देखते हैं कुछ। अब स्यूडो इनर्ट गैस है, राइट, स्यूडो इनर्ट गैस है, यहीं पर फोकस करना है, स्यूडो इनर्ट गैस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये स्यूडो इनर्ट गैस क्या मामला है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, इनर्ट गैस तो कहता है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके आयंस हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन से, राइट, लेकिन फिर भी वो ऑक्टेट की तरह ही स्टेबल है, इसलिए उनको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस। भाई इनर्ट गैस के लिए होना चाहिए 8, हमने आपको बता दिया इनर्ट गैस के लिए होना चाहिए 8, राइट, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है इनके पास, इनके आउटर मोस्ट शेल में 18 है, पर फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है ऑक्टेट की तरह, इसलिए इसको हमने नाम दिया स्यूडो इनर्ट गैस। जैसे हम किसी भी एग्जाम्पल को देखें, गैलियम+3, राइट। अब गैलियम के अगर आप एटॉमिक नंबर को अगर आप देखेंगे तो ये ठीक आपके जो बोरॉन फैमिली का मेंबर है, और ये जो आता है वो 31 पे आता है। तो 31 में से आपने 3 निकाल दिए, क्योंकि केटायंस फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 28। अब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 8 एंड 18, आउटर में कितना आ गया 18, फिर भी ये स्टेबल है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 +1, मतलब आपने निकाल दिया तो कितना हो गया 28, वापिस आप लिख के देखिए 2 8 18। तो ये जितने भी आयंस यहाँ पर दिए हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 18 है, लेकिन स्टिल दे आर स्टेबल, इसलिए इसको हमने बोला है स्यूडो इनर्ट गैस। ये सब एक्सेप्शनल केस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि एक्सपांशन को शो करता है या कॉन्ट्रेक्शन को करता है या किसमें स्यूडो, अच्छा क्वेश्चन बनता है, राइट। अब नेक्स्ट है केटायंस हैविंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 9 to 17 इन आउटर मोस्ट शेल, ये भी स्टेबल होते हैं। इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, है कारण, हो नहीं सकते हैं, लेकिन अभी इतना सा देखना है, जैसे Mn+2, Fe+2, Fe+3, ये कुछ ऐसे आयंस हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 9 to 17 है, लेकिन स्टिल दे आर स्टेबल। तो ये भी ऑक्टेट रूल का ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शनल केस है। अभी आगे जब जाएंगे तो मालूम चलेगा किसी के अंदर हाफ फील्ड अलग, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट ये तो ध्यान रखना ही है, राइट। एक लास्ट और देखते हैं इसका, और वो है आपका ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है कि ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 7 हो, 9 हो, 11 हो। जैसे फॉर एग्जांपल एनो, ऐसे आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप एनो का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये मैंने एनो का बनाया, नाइट्रोजन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो ये आपका 1, ये 2, ये 3 और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए दे दिया। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिया, 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 होने के बाद भी ये स्टेबल है, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल बट ड्यू टू ओड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सब ऑक्टेट रूल का ही सारा चल रहा है। ओके, अब लास्ट हम देखते हैं इसका हेवी पी ब्लॉक एलिमेंट। जो पी ब्लॉक के हेवी एलिमेंट्स है जो लास्ट में आते हैं, जैसे बोरोन फैमिली में बोरा एल गैंग थे तो थेलियम आता है, कार्बन कार्सिजी टिन लेड, तो लेड आता है कार्बन फैमिली में। ठीक है,
NPR से NTB नाइट्रोजन में बिस्मथ आता है, और OSC तो ये आपका टिन आता है। तो कीप इन माइंड इन सब का ये हेवी पी ब्लॉक एलिमेंट में आप देखेंगे, जैसे टिन का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2। क्लियर? तो ये जो हेवी के जो आयंस है, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है जो आउटर मोस्ट शेल में, तो फिर स्यूडो इनर्ट गैस बचता है। तो मतलब बताना ये चाहते हैं आपको कि जो हेवी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके भी अगर आयन बनेंगे तो उन आयंस में भी जो आयन बनने के बाद में वो 18 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे, इसलिए वो भी स्टेबल होंगे लाइक इनर्ट गैसेस। तो देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक था इसमें हमने दो चीजों को देखा है। एक तो हमने बहुत क्लियरली देखा, इस सब के अंदर एक थोड़ा सा क्विक राउंड लेते हैं कि भाई बॉन्ड क्यों बनते हैं, इनर्ट गैसेस तो क्यों मोनो एटॉमिक है, बाकी क्यों मोलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, और उसके बाद जब वो केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसके क्या क्या होता है, और फाइनली मैंने आपको बताया ऑक्टेट रूल के बारे में कि ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन क्या है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस देन शेयर इट। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ में आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम दूसरे टॉपिक के साथ में मिलेंगे और आपको इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।